औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोअज़्ज़िज़ पार्टिसिपेंट्स, मेरे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया और बोलने का मौका दिया गया ऐसी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर बिज़नेस एस्पिरेंट्स डिफरेंट इलाकों से आए हैं और अपना कुछ बढ़िया बिजनेस में एक मुकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि सुबह से मैं नहीं था। किस तरीके के लेक्चर्स हुए, किन टॉपिक्स पर हुए, ये तो खैर मैं सिर्फ वो स्केड्यूल देखकर ही पता चला, अदरवाइज हम लोग उसके ऊपर तो कुछ समराइज नहीं कर सकते। लेकिन खैर जैसे भी कॉन्फ्रेंस जो हिसाब से चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी नीयत के साथ में एक अच्छा इनिशिएटिव है और आप लोगों ने उसके ऊपर लब्बैक कहकर यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासतौर पे जाकिर भाई, परवेज सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और एज अ टाइम किलर के तौर पर यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस किया। खैर अगर शुरू नहीं करेंगे तो 4 बज जाएंगे, तब तक भी कोई आने वाला नहीं है। इसलिए भले ही उसमें हमारा रेपुटेशन दांव पर लग जाए, हम एज अ टाइम फिलर हो साबित हो जाए, लेकिन हमको शुरू करना है और इतनी आवाज़ निकाल कर शुरू करना है कि लोगों को लग जाए कि यहाँ पर बहुत सीरियसनेस से शुरू हो चुका है काम। और जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बेहतरीन टॉपिक्स थे उसके ऊपर बात शुरू हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो गई है। बिजनेस चूंकि मेरा खुद का भी एक बहुत ही इंटरेस्ट वाला भरा टॉपिक है, चूंकि मेरा ताल्लुक तालीम से है और तालीम से पहले मेरा ताल्लुक जो है वो इंजीनियरिंग से है। और आपको पता होगा कि बेशतर बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, या दुनिया की सबसे बिलियनर वाली जो कंपनी होती है जिनका बिलियन में टर्नओवर वगैरह है, सारी कंपनीज के जो सीईओज है वो लगभग इंजीनियर्स ही होते हैं। लेकिन हमने इंजीनियरिंग के बाद में चूज किया था कि हम टीचिंग में जाए और इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट को अपना ज्ञान बांटे। उस बीच कहीं ना कहीं थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लगता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद में टीचिंग का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत मजा आया टीचिंग में, बहुत सारे पहलुओं को देखा, स्टूडेंट साइकोलॉजी, स्टूडेंट की मेंटरशिप, गाइडेंस। फिर जरूरत लगी कि भाई जो बच्चे इंजीनियरिंग में आते हैं वो बच्चे इंजीनियरिंग के लायक नहीं है या उनका एप्टीट्यूड उस लायक नहीं है। अब वो जैसे तैसे इंजीनियरिंग कर लेते, इंजीनियरिंग के बाद में भी ऐसे मौके आए जहां पर बच्चे बोलने लगे, सर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, मैं क्या करूं। अक्सर ये सवाल अगर 10वीं के बाद आता है तो काबिले गौर हो सकता है कि भाई 10वीं के बाद या 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर मैं क्या करूं, तो समझ में आता है। लेकिन कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर ले, इंजीनियरिंग डिग्री कर ले, या फिर कभी कभी तो ऐसे वाकयात भी सामने आए कि एमटेक करने के बाद भी बच्चे बोल रहे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब कौन सी फील्ड में जाऊं। तो फिर जरूरत महसूस हुई कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर या हमारे फाउंडेशन में करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस की कुछ ना कुछ एक मुहिम शुरू करनी चाहिए। फिर करियर गाइडेंस करना शुरू किया, स्कूलों में जाकर सेशंस लेना शुरू किए, ताकि हम लोग बच्चों को जो करें, आप चाहे इंजीनियरिंग करें, आप फार्मेसी करें, कोई फील्ड बुरी नहीं है, कोई भी शोबा जो है खराब नहीं है, कोई भी शोबे में स्कोप कम या ज्यादा नहीं है। एक बेहतरीन कहावत आपने सुनी होगी कि स्कोप किसी फील्ड में नहीं होता है, स्कोप बंदे में होता है। अगर बंदे में पोटेंशियल है तो हो सकता है कि वो चाय बेचकर भी एमबीए चाय वाला बन जाए, और चाय बेचने वाला भी दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में उसका नाम हो, हजारों करोड़ का टर्नओवर हो। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाला जो एमएससी बीएड करने के बाद 10, 12 लाख, 15 लाख रुपए देकर अपने आप को जॉब लगाने की कोशिश करता था एक जमाने में एडेड स्कूल्स में, एडेड कॉलेज में, आज वो फिजिक्स वाला
फिजिक्स वाला अपनी क्वालिटीज को शो करता है लोगों को और 4,500 करोड़ की कंपनी बन जाती है। कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ब्लैक बोर्ड है, सिंपल सा एक 1 लाख रुपए का मुश्किल से बोर्ड होगा या उससे भी कम का बोर्ड होगा। वो बोर्ड पर काम करना और पढ़ाना शुरू करता है बच्चों को और पूरी इंडिया में उसका ब्रांड ऐसा फैलता है। 4,500 रुपये में नीट की कोचिंग देने वाला फिजिक्स वाला मामूली सा फिजिक्स का लेक्चरर जब अपनी क्वालिटीज को समझता है तो फिजिक्स वाला एम्पायर खड़ा कर देता है, 4,500 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। एक मामूली सा टीचर, एक मामूली सा चाय वाला, एमबीए चाय वाला ब्रांड बना लेता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि एमबीए करने के बाद उसने चाय का दुकान शुरू किया। वो एमबीए चाय वाला उसका नाम है, मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबादी चाय वाला। तो मिस इंटरप्रिटेशन लोगों को यह हुआ कि आप देखो देखो, आप लोग कह रहे थे ना कि पढ़कर बहुत बड़े फायदे हैं, वो देखो एमबीए करने के बाद चाय बेच रहा है। वो एमबीए किया नहीं है। कहने का मतलब मेरा यहां पर है कि अगर फाउंडेशन से हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को करियर गाइडेंस सही से करवा दी जाए कि ये चीज सही है आपके लिए, तो उसके अंदर कुछ रोल हमारा होना चाहिए। फिर हमने शुरू किया। उसके बाद में जरूरत लगी कि भाई मोटिवेशन की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है हर टीचर शुड बी अ मोटिवेटर। हर टीचर एक मेंटोर होता है। टीचिंग तो खैर एक बाय प्रोडक्ट है, उसका एक चीज है, उसकी क्वालिटी का हिस्सा। बाकी एक अच्छा मोटिवेटर होता है, अच्छा मेंटर होता है। हमारे बीच जनाब अनीस कुट्टी साहब भी आ चुके हैं, मेरे उस्ताद है और करियर गाइडेंस की लाइन में या एनडीए कोचिंग के अंदर एक मकबूल शख्सियत। हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। मैं यहां पर सर आपसे पहले थोड़ा टाइम फिलिंग की कोशिश कर रहा था ताकि पब्लिक को मैं जमा कर दूं। एक बड़ा स्पीकर आने वाले, तो जैसे स्पीकर के लिए वैसा एनवायरनमेंट जम जाता है, उतने लोग आ जाते हैं, तो मैं माइक छोड़ दूंगा और आपको दावत सुगंध दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ के होस्ट में से हूँ और एमएमएनएफ के बानियों में हमारा भी नाम है। और इस तंजीम के जरिए हमारी कोशिश थी कि हम लोग कहीं ना कहीं सारे एक्सपर्ट को एक हार में पिरोकर कम्युनिटी का असासा या एसेट बनने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सफुल पर्सन हैं। सुबह में सर काशिफ सर को सुनने को मौका मिला, अनीस कुट्टी सर, और ऐसे बहुत सारे चीज लोग हैं। हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत थी कि कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना है तो स्ट्रेंथन करने के लिए हमको एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और कॉमन प्लेटफॉर्म आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, आपको गाइडेंस से लेकर, आपको फाइनेंस से लेकर, वो सारे जो इश्यूज आते हैं वो सारे इश्यूज आपको प्रोवाइड करेगा सोशल सेक्टर में। अब सोशल सेक्टर शुरू होता है और चलता है एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर, वो होता है फंडिंग, सरमाया। सरमाया उसको कौन प्रोवाइड करेगा? जाहिर सी बात है सरमाया प्रोवाइड करने वाले सबसे ज्यादा जो बड़ा तबका है वो बिजनेसमैन तबका है। अगर कोई मस्जिद बन रही है, कोई मदरसा बन रहा है या कोई मदरसा चल रहा है, तो उसमें ज्यादातर जो फंडिंग होती है वो बिजनेसमैन के जरिए ही होती है। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से जब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में खास तौर पर बिजनेस एम्पावरमेंट के लिए कुछ बड़ी कोशिशें नहीं की गई है। थोड़े बहुत शहरों के अंदर कुछ कोशिशें की गई होंगी, थोड़ी बहुत कुछ जमात ऐसी है जिन्होंने एक उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुरू कर दिया होगा, लेकिन जमीनी लेवल के ऊपर ऐसी कोई खासा प्रोएक्टिव तंजीम में काम करती हुई नजर नहीं आई। इसलिए हमने एमएमएनएफ की जानिब से कोशिश की छोटी सी कि इसमें बिजनेस एम्पावरमेंट की भी कोशिश करें हम लोग। अगर हमारी कम्युनिटी का तबका बिजनेस के लिए एम्पावर होगा, अच्छे बिजनेसमैन बनेगा, तो अच्छे बिजनेसमैन जो है इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा एसेट बनेंगे और वही एसेट फिर कम्युनिटी के डेवलपमेंट में काम आएगा। चाहे वो डोनेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो गाइडेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो मेंटरिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो काउंसलिंग के फॉर्म में हो। आज जरूरत है, आज इस दौर के अंदर स्टार्टअप का जो दौर चल रहा है और छोटी छोटी उम्र के बच्चे, 18 साल के 20 साल के बच्चे अपना एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं और 1 साल 2 साल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी और अपने इल्म और अपनी स्किल की बिना पर उस स्टार्टअप को 400 500 करोड़ की वर्थ वाला स्टार्टअप बना दे रहे। ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, इस दौर में ये हो रहा है।
स्टार्टअप और बिजनेस में यही डिफरेंस होता है कि स्टार्टअप का अंजाम क्या है वो पहले से डिसाइड हो जाता है। बिजनेस क्या करता है, एक चीज को लेता है, एक चीज को खरीदता है और बेचता है, एक मुनाफा आता है और चलते रहता है सिस्टम। स्टार्टअप में ये पूरी प्लानिंग पहले से हो जाती है कि किस तरीके से हम स्केल अप करेंगे, किस तरीके से फंडिंग करेंगे, किस किस का क्या क्या काम होगा और किस तरीके से हम आगे प्रमोट करते रहेंगे और कहां पर हमको पहुंचना है, कितने हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे, कहां पर हमको माल बेचना है, कहां से खरीदना है, सारी चीजें पहले से पहले अज्यूम की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा जाल और ऐसा सिस्टम बन गया है और बच्चे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि यू वोंट इमेजिन कि एक फिजिक्स पढ़ाने वाला बच्चा जो एक जमाने में फिजिक्स के लिए महाराष्ट्र के अंदर, जो कि मैं इंटीरियर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, हमें पता है कि एमएससी फिजिक्स करने के बाद या एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद में क्या सोच होती है कि मैं एक जूनियर कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन जाऊं। जूनियर कॉलेज में एडेड सेक्शन में अगर लगते हैं तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख के ऐसे रेट चलते हैं रिश्वत के। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा निजाम है। ऐसे दौर में एक फिजिक्स वाला टीचर जो है अपने फिजिक्स की क्वालिटी दिखाता है और फिजिक्स वाला एम्पायर खड़ा कर देता है। बायजूस जैसे लोग मामूली से इंजीनियर अपनी क्वालिटी को शुरू करते हैं, एडटेक की इंडस्ट्री में इतना बड़े जाइंट बन जाते हैं, कई बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर देते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये चीज को आपके सामने बोलने का मकसद दरअसल यही है कि बिजनेस के लिए आपकी सलाहियत से ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने आप पर कितना फोकस करते हैं और अपने आप को कितना इंप्रूव करते हैं और किस तरीके से एनालिसिस करते हैं अपने आप का। आप अपने आप को इस दौर के बिजनेसमैन से मुकाबला करके सोचिए कि आप कितना सीख रहे हैं, आप अपने आप पर स्पेंड कितना कर रहे हैं। दो तरीके की स्पेंडिंग होती है, एक होती है गर्दन के नीचे वाली स्पेंडिंग, हमारे कपड़े, हमारी घड़ी, हमारे जूते वगैरह में, और एक स्पेंडिंग होती है हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर स्पेंडिंग, हमारी जहन साजी के ऊपर, हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर हम कितना स्पेंड करते हैं। अक्सर बिजनेसमैन को देखा गया है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है और हमारे पास में सक्सेस स्टोरीज है, हमारे पास में बिलियनर करोड़पति लोगों के बाकायदा सक्सेस स्टोरीज है। हम ये भी कभी कोशिश नहीं करते कि उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो बायोग्राफी एटलीस्ट वो पढ़ ले। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक फील्ड होती है साइकोलॉजी की, जिसमें एक मशहूर कॉल है कि अगर आपको सक्सेस को हासिल करना है तो सक्सेस लीव्स क्लूज बिहाइंड। सक्सेस खुद अपने आप में अपने पीछे जो है वो राज छोड़ना शुरू कर देती है। किसी ने सक्सेस इस जमाने में हासिल कर लिया तो कुछ बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है वो। एक इंसान के लिए मुमकिन था तो हो सकता है कि 100 इंसानों के लिए भी मुमकिन हो। लेकिन अगर हम लोग उस तरीके से मॉडलिंग करें, उस तरीके से उसने जैसे काम किया था, अगर उस चीज को सीख ले, उसने जो गलतियां किया था, उसने जो एडिसन वगैरह या किसकी भी एग्जांपल देते हैं लोग, 10,000 बार बल्ब बनाते वक्त वो फेल हुआ, उसने गलतियों के तरीके से सीखा, ऐसी चीजें बताते हैं लोग। लेकिन एटलीस्ट हमको पता तो चले। सबसे आसान तरीका अगर बिजनेस में हमको कामयाबी हासिल करनी है तो लोगों की जिंदगी को पढ़ लो। कामयाब लोगों की, नाकामयाब लोगों की जिंदगी के ऊपर किताबें वो खुद लिखते हैं या बहुत सारी बिजनेस की किताबें हैं, अगर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। और इस दौर के अंदर तो और एक खासियत है कि किताबें पढ़ने की अब हमको जरूरत इतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह के आने से बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी किताब की समरी आपको 8 मिनट 9 मिनट के अंदर समराइज कर बेहतरीन एनिमेशन के सामने आपके सामने पुट की जाती है। इतना वैल्यू आपकी जिंदगी में ऐड कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स, जिसको अगर हम लोग कितना भी उनका शुक्रिया अदा करते तो कम होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान ने बिजनेस की कितना बड़ा नॉलेज मेरे को दे दिया, जो कि दुनिया में शायद मुझे कहां मिलता या ना मिलता, लेकिन ये इंसान ने बगैर किसी पैसे के दे दिया। और मांग क्या रहा है? एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसमें भी कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारी किडनी मांग रहे हो। अरे सब्सक्राइब कर रहा है। अगर आपको मैथमेटिक्स का चैनल किसी का पसंद आ रहा है, आपको अगर किसी का फिजिक्स का चैनल पसंद आ रहा है, उसके बोलने से पहले आपने करना चाहिए कि आपकी जिंदगी में इतना वैल्यू ऐड कर रहा है और हमको लग रहा है कि हमारे पैसे से कमा लेंगे। दिस इज नॉट अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। सीखना इतना जरूरी है। कभी कभी लोगों को लगता है भाई ये जो बिजनेस की बातें कर रहे हैं, ये बिजनेस के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये बिजनेस के जो फजाइल ये लोग बता रहे हैं, ये रिलेवेंट नहीं है हमारे बिजनेस के लिए।
हम तो छोटे बिजनेसमैन हैं, किसी गांव में खेड़े में काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा एक दोस्त है जिसका डेकोरेशन का बिजनेस है, टेंट का बिजनेस है। टेंट के बिजनेस वाला कोई है यहां? टेंट का बिजनेस छोटे से गांव में। मैं अक्सर अगर कोई बातें सीखता था तो सीखने के बाद वो सारी बातें उससे डिस्कस करता। एंड ही इज इलिटरेट, उसको पढ़ते भी नहीं आता है, उसको पढ़ते भी नहीं आता है और ना ही उसने 10th किया है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। उसका टेंट का बिजनेस है और टेंट के बिजनेस की शुरुआत भी ऐसी हुई कि जब उसकी गैरेज पे हम लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे कि हम लोग को कुछ बड़ा करना है, तिजारत करनी है, तिजारत करना सुन्नत है, तो बड़ा काम करेंगे कुछ। तो धीरे धीरे उसने एक टेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, सेकेंड हैंड सामान के साथ, चंद हजार रुपए में, तकरीबन 90,000 80,000 के करीब, और बिजनेस स्टार्ट हो गया। एक दिन उसका मुझे फोन आया और मुझे बोलने लग गया कि तेरी एक बात के ऊपर मैंने अमल किया। मैं बोला कौन सी बात? और मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो बोले तूने आउटसोर्स के कुछ कंसेप्ट बताया था मेरे को कि दुनिया में चीजें आउटसोर्स होती है, दुनिया में नॉलेज आउटसोर्स होता है। वो उसको बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने उसको कहा कि आज के जमाने में बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसे हैं जो जिनको हो सकता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता हो, लेकिन वो फाइवर और बड़े बड़े वीवर्क वेबसाइट के ऊपर एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर्ड है, वो काम लेते हैं और काम लेने के बाद वही काम को आउटसोर्स कर लेते हैं। यानी आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि वो काम को किसी और से करवा लेना। अगर 10,000 में काम लिया तो 6,000 रुपए में किसी और से कमा लेना, 4,000 का मुनाफा, और वो काम कंप्लीट करके उसको दे देना। तो उसने कहा कि ऐसी चीज भी पॉसिबल है। तो एक दिन टेंट का उसको ऑर्डर मिला शादी का, और शादी का ऑर्डर में इतनी बड़ी शादी थी कि उसके पास में उतना सामान नहीं था। उसने वो ऑर्डर तो ले लिया, यहां वहां से अरेंजमेंट करके शादी का इंतजाम कर लेगा। सेम एक दिन पहले, शादी के एक दिन पहले किसी दूसरे पे टेंट वाले का ऑर्डर था, वो उसका घर पे किसी का इंतकाल हो गया। तो वो जो क्लाइंट था वो इसके पास में आया कि मेरा ऑर्डर भी आप ले लीजिए। अब उसने कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक ऑर्डर है और टेंट के लिए तो बहुत सारा सामान लगता है, अगर सामान नहीं होता है तो बनवाना पड़ता है, अब मैं इतना सामान लाऊंगा कहां से? तो उसको मेरी बात ख्याल में आई कि यार आउटसोर्स होता है, ऐसा ने कुछ कहा था। तो बोले आप वेट कीजिए। ये तीसरे टेंट वाले के पास में गया और टेंट वाले के पास में कहा एक काम है, लेकिन शर्त मेरी ये है कि टेंट लगाने के लिए पहले दिन मैं साथ में चलूंगा, खोलने के टाइम पर भी मैं आऊंगा, बाद में तेरे बंदे काम करते रहेंगे, सिर्फ 2 घंटे रुकूंगा। वो कितना पैसा लेगा? ये सामान है, ये ऑर्डर है, इतने स्टेज है, इतने सीलिंग है, इतने कुर्सियां है, वगैरह वगैरह। आपको पता है उसने कहा कि 30,000 रुपए लूंगा। इसने निगोशिएट किया और 25,000 रुपए डन किया, और सेम काम उसने जो क्लाइंट से लिया 50,000 रुपए में लिया। उसके साथ में उसके टेम्पो में बैठा, वहां पर उतरा, थोड़ा यहां वहां पर थोड़ा टाइम पास किया, दिखाया उसको काम शुरू है, काम खत्म हो गया, 25,000 रुपए कमा लिया। कोलैबोरेटिव अप्रोच और टेक्नोलॉजी या जो सिस्टम है, वो सिस्टम बड़े सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो वही चलेगा, हमारे छोटे मोटे बिजनेस में भी चल सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम लोग समझे और सिस्टम को या जो भी एक्सपर्टाइज होता है उसको सीखने की कोशिश करें। सीखने की कोशिश जितनी ज्यादा करेंगे आप लोग, इंशाल्लाह आपको उतना ही फायदा होगा। खैर यहाँ पर और दूसरे स्पीकर भी है, मैं ज्यादा देर ना लेते हुए हमारे बीच मिस्टर अनीस कुट्टी साहब है। अनीस कुट्टी साहब को दावत सुखन दूंगा ताकि वो हमारी रहनुमाई करे। मेरा काम सिर्फ फिलिंग करने का था, जितने लोग मेरे उम्मीद कर रहा था मैं उतने लोग आ चुके हैं। अनीस कुट्टी साहब का मैं तारुफ आपके सामने पेश करूं, जो कि डिफेंस की कोचिंग की इंडस्ट्री में अपने आप में एक ब्रांड है, ना सिर्फ मुसलमानों में बाकी नॉन मुस्लिम में भी भैया नाम से फेमस। मैं जलगांव से मेरा ताल्लुक है, कुट्टी साहब जलगांव के भी आपके 1-2 स्टूडेंट है। मेरे जब ताज्जुब हुआ था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ ब्रांड इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर भी ब्रांड बनाना बड़ा मुश्किल है, और मुसलसल कई 30-35 सालों से, मेरे ख्याल से उससे ज़ायद सालों से
अनीस कुट्टी साहब इस शोबे में काम कर रहे हैं और 500 से ज़्यादा बच्चों को एनडीए के ऑफिसर बना चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, गुज़िश्ता 4-5 सालों से हमारे ताल्लुकात है और हमको पता चला कि अनीस कुट्टी साहब काम कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया का ये फायदा है और सोशल मीडिया की ये मैं तो कहूँगा कि बरकत है कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसे लोगों से जुड़ाया, मैथमेटिक्स के माहिर, और इनको मैजिशियन कहा जाता है। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से बच्चों के जहन में उसको उतारा जाता है, चाहे वो अमर अकबर एंथोनी वाला कॉन्सेप्ट हो या कोई और कॉन्सेप्ट हो। मैं तो खैर स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन ब्रांडिंग और वो कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके से मैं सुन चुका हूं बहुत सारी जगह पे, तो ये मुझको भी पता चल चुका है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है अनीस कुट्टी साहब। इनकी अनीस डिफेंस एकेडमी है माशाल्लाह पुणे में ही। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस उन्वान पर के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन सेक्टर, तालीमी मैदान में बिजनेस के कौन कौन से मौके हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारी रहनुमाई करें। उससे पहले